तो ध्यान दीजिए, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन में मैंने आपको बताया था हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन कौन से, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जब हम नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स की स्टडी करते हैं तो हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमने पढ़े थे अमोनिया, फॉस्फेट, आर्सेन, हिस्टीडीन और बिस्मुथिन। ये 5 हाइड्राइड्स हम पढ़ रहे। इन हाइड्राइड्स में मैंने आपको पहला कैरेक्टर कराया था। पहला कैरेक्टर हमने कौन सा पढ़ा था? पहला पढ़ा हमने इनके बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या ट्रेंड था। दूसरा हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट्स। अब थर्ड हमें लिखना था, थर्ड हमने लिख रहा था सोल्युबिलिटी। अब फोर्थ हमें लिखना था थर्मल स्टेबिलिटी। इंपॉर्टेंट है भाई, थर्मल स्टेबिलिटी, जरा ध्यान से समझना। थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि थर्म मीन्स है हीट और स्टेबिलिटी मीन्स है अगर सेम है कोई मॉलिक्यूल सेम रहता है तो स्टेबल है, अगर टूट जाता है तो अनस्टेबल है। तो यानी कि हीट के रेस्पेक्ट में स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन। कोई भी मॉलिक्यूल है जैसा वो है अगर हीट करने से ऐसा ही रहेगा तो उसे स्टेबल बोलेंगे, और अगर वो टूट जाएगा तो अनस्टेबल। तो हमें यहाँ स्टडी करनी है थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम इन हाइड्राइड्स को हीट करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा। तो ये डिपेंड करता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उस पर। देखो भाई, मान लीजिए मैं कहने लगूं ये NH3 है। NH3 कब तक NH3 रहेगा, जब तक इसके बॉन्ड नहीं टूटेंगे। अगर इसके बॉन्ड टूट गए तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन जाएगा। तो यानी कि स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी, ये ध्यान रखना। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। इट मींस कंडीशन ये आती है कि जब हम स्टेबिलिटी की स्टडी करते हैं तो हमें देखना है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है या कम। अगर बॉन्ड एनर्जी हाई होगी तो स्टेबल होगा, लो होगी तो जल्दी टूट जाएगा, अनस्टेबल होगा। अब बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है साइज पे। देखिए, अगर दो स्मॉल साइज एटम ओवरलैपिंग करें तो जो ओवरलैप पोर्शन होता है यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है क्योंकि स्मॉल साइज इससे जुड़े हुए हैं। अब दूसरी कंडीशन, अगर ये देखो स्मॉल साइज एटम इससे जुड़ते हैं तो क्या कंडीशन आती है, अगर स्मॉल साइज इससे जुड़ेंगे तो कंडीशन ये आएगी कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर बिगर साइज जुड़ेंगे तो बिगर साइज में क्या होता है, बिगर साइज में न्यूक्लियस दूर हो जाते हैं, इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाता है, और जब इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो नॉर्मली बॉन्ड एनर्जी का लिंक साइज से। तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट हम ये समझ सकते हैं अपने समझने के लिए कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी, या पूरा लिखना चाहो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये घटती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। बस ये है, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी। एक तो ये आता है, और स्टेबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एनर्जी ये है,
अगर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हम सीधा सा ये देख सकते हैं, तो देखिए अब कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है, स्मॉल साइज एटम की। तो NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल है और BiH3 सबसे कम। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। लिखिए, ये कॉन्सेप्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे भाई, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, comma, thermal stability of hydrides decrease। क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन thermal stability of hydrides decrease due to decrease in bond dissociation energy। डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटती है, इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी भी घटती है। तो क्या ऑर्डर आएगा बोलो, NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल, PH3 उससे कम स्टेबल, ASH3 उससे कम, फिर SbH3 और सबसे कम BiH3, ये सबसे कम स्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद, थर्मल स्टेबिलिटी के बाद नेक्स्ट कंडीशन, रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग नेचर, देखो रिड्यूसिंग एजेंट कहते किसे हैं, अब समझना जरा। रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर हम सबसे पहले जो हमने 10th में रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की डिफाइन पढ़ी थी उससे समझे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ये पॉइंट्स, क्योंकि ये हाइड्राइड्स है। क्या पढ़ा था हमने 10th में, ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो आप सबने पता था, पढ़ा था। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हो या हाइड्रोजन हटता हो, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक ऐसा प्रोसेस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन हटता हो, वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब जिससे हाइड्रोजन हटती है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज करेगा उतना बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब सोच के बोलिए, ऊपर आपके सामने लिखे हुए ये हाइड्राइड्स, सबसे पहले H को कौन छोड़ेगा, BiH3। क्यों छोड़ेगा, ये सबसे कम स्टेबल है, BiH3 सबसे कम स्टेबल है, तो सबसे पहले H को रिलीज कर देता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन को सबसे पहले रिलीज करता है तो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर स्टेबिलिटी का अपोजिट होता है। भाई जो कम स्टेबल है वो जल्दी H देगा, जो जल्दी H देगा बेस्ट रिड्यूसिंग है। तो हमें सिर्फ ये लिखना है, तो इसको मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो हमें ये लिखना है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, comma, reducing power of hydrides increase due to decrease in
थर्मल स्टेबिलिटी ड्यू टू डिक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज होगी, रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी। क्योंकि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, हाँ, ड्यू टू डिक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी बस। तो जो लेस स्टेबल है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऐसे भी कह सकते हैं, और ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हो इसकी जगह, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये दोनों में से कोई भी पॉइंट लिख के आ सकते हैं। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम इनमें देखें तो NH3 से बेस्ट है ESH3, SbH3 और BiH3। तो BiH3 बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा चलिए, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है इसमें बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। देखो ये याद रखना, जैसे हमने हाइड्राइड्स इस ग्रुप के पढ़े हैं, ऐसे ही दूसरे के आएंगे। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर सिमिलर है और कॉन्सेप्ट भी सिमिलर। तो एक ग्रुप को अच्छी तरीके से पढ़िए, मोस्ट ऑफ द ग्रुप तैयार हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है 6 बेसिक नेचर। बेसिक नेचर को थोड़ा ध्यान से समझो। एक तो आपसे एक प्रॉब्लम आएगी, ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं, ये सारे हाइड्राइड्स लुईस बेस पूछा जाएगा ऐसा क्यों, ये सारे हाइड्राइड्स लुईस बेस क्यों, जितने भी हाइड्राइड्स हैं सारे हाइड्राइड्स लुईस बेस क्यों है, एकदम से ये पूछा जाता है। तो उसमें क्या रीजन, देखिए इनमें से अगर हम किसी भी हाइड्राइड्स के स्ट्रक्चर बना के देखें तो उस हाइड्राइड में एक सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो दे एक्ट एज ए लुईस बेस। तो एक तो हमें ये याद रखना है, हमसे पूछा जा सकता है लुईस बेस या प्रोटॉन एफिनिटी, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्यों है। तो ये लुईस बेस या प्रोटॉन एक्सेप्टर इस वजह से है क्योंकि इनमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है जिसे डोनेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दे बिहेव एज, दे बिहेव एज, दे बिहेव एज लुईस बेस और प्रोटॉन एक्सेप्टर, दे बिहेव एज लुईस बेस और प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये लुईस बेस या प्रोटॉन एक्सेप्टर के तरीके से वर्क करते हैं। अब पूछा जाता है ऐसा क्यों, अब due to presence of they behave as a Lewis base or proton acceptor due to presence of lone pair of electron on, due to presence of lone pair of electron on, they behave as Lewis base or proton acceptor due to presence of lone pair of electrons on central
सेंट्रल एटम का मतलब किसी बीच में लिखेंगे, सेंट्रल एटम presence of lone pair of electron center of atom which is available to donate, which is available to donate, जो डोनेट होने के लिए इनके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है they behave as a Lewis base or proton acceptor due to presence of lone pair of electron on central atom which is available to donate, जो डोनेट होने के लिए अवेलेबल है इस बेस पर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिए। अब आपको आता है कंपेयर करना। ये तो हमें पूछा जाए कि प्रोटॉन एक्सेप्टर या लुईस बेस क्यों है, तो बता दोगे उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पे जिसे डोनेट कर सकते हैं। अब कंडीशन आती है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस और सबसे वीक बेस कौन सा है। लोन पेयर सबके पास, ध्यान देना भाई। एक प्रॉब्लम काफी पूछी जाती है कि NH3 एक स्ट्रॉन्ग बेस है और BiH3 एक वीक बेस है, ऐसा देखो लोन पेयर नाइट्रोजन पर भी है और Bi पर भी है, तो लोन पेयर सबके पास है, लोन पेयर सबके पास नाइट्रोजन पर भी और Bi पर। अब हमें यहाँ कंपेयर पढ़ना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस और क्यों, तो हम कैसे करेंगे। तो इसका एक सबसे आसान तरीका ध्यान दीजिए। देखिए इनकी एक्सप्लेनेशन अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ते तो मैं कुछ और ही बता दूं, लेकिन हम यहाँ एकेडमिक में पढ़ रहे हैं तो बुक फॉलो करनी पड़ेगी। एक साइंटिस्ट थे ड्रैगो, उन्होंने रूल दिया था जिसे हम ड्रैगो रूल्स कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन तो ड्रैगो रूल से है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर P कैरेक्टर और S कैरेक्टर के बेस पे हम इसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ कंडीशन ये आती है इन ऑर्बिटल में P कैरेक्टर कम है, इसमें P कैरेक्टर ज्यादा है, और जितना P कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब सॉरी, इनमें कंडीशन ये आती है इनमें P कैरेक्टर ज्यादा है, इनमें P कैरेक्टर कम है। तो P कैरेक्टर के बेस पे हम बोलते हैं यहाँ P कैरेक्टर ज्यादा है तो जल्दी डोनेट करेगा, क्योंकि P का मतलब है ऑर्बिटल बिगर। P कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब है ऑर्बिटल बिगर है, ऑर्बिटल बिगर है तो लोन पेयर दूर होगी, लोन पेयर दूर होगी, जल्दी डोनेट करे। उस कॉन्सेप्ट से हम प्रीफर करते हैं, लेकिन वो हमें यहाँ नहीं लिखना। हमें यहाँ क्या लिखना है वो समझिए। यहाँ नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाएं, और नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो लोन पेयर का साइज भी छोटा होगा, और इस लोन पेयर का साइज छोटा है और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये Bi का साइज बिगर है तो ऑर्बिटल भी बिगर हो। यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगाना भाई, ध्यान देना जरा। नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है तो लोन पेयर का साइज भी स्मॉल होगा, Bi का साइज बिगर है तो लोन पेयर का साइज भी बिगर होगा। अब इन दोनों में बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बार सोचिए भाई, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपको सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए, किसमें ज्यादा दिखाई दे रही है, NH3 नाइट्रोजन में या Bi में। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्यों है, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है और इलेक्ट्रॉन तो है। यहाँ साइज बिगर है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही। इलेक्ट्रॉन तो सेम है, मास तो सेम है, लेकिन साइज का फर्क, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस कॉन्सेप्ट से। तो हम यहाँ सिर्फ क्या कहते हैं कि जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं साइज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, इट मींस बेसिक नेचर घटती है, ये हमें। तो लिखिए जरा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी पूछा गया है। बेसिक स्ट्रेंथ को कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है। तो लिखिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप
हाँ ठीक है सर। On moving down the group, down the group, on moving down the group, on moving down the group, comma, as the size of central atom increase, as the size of central atom increase, of central atom increase, on moving down the group, comma, as the size of central atom increase, comma, lone pair of electron, lone pair of electron, ऐसे लिख लें क्यों सर? On moving down the group, the size of central atom increased, and hence size of lone pair increase. ऐसे कर लो, स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाइड करो. Size of central atom increase, and hence size of lone pair, size of lone pair increase. Size of lone pair increase. Full stop. In other words, electron density on central atom in other words, comma, electron density on central atom decrease. Central atom decrease. And consequently, its tendency to donate a pair of electron, consequently its tendency to donate a pair of electrons decrease. And hence basic strength decrease. As we move from NH3 to BiH3. दोबारा से सुन लीजिए. On moving down the group, the size of central atom increase and hence size of lone pair increase. In other words, electron density on central atom decrease and consequently its tendency to donate a pair of electron decrease and hence basic strength decrease as we move from NH3 to BiH3.
तो क्या ट्रेंड आया भाई, ऊपर लिख लेंगे ट्रेंड क्या होगा, NH3 से CH3 वीक बेस, इस तरीके से वीक होता जाएगा, ये सबसे वीक बेस होगा और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट आता है इसमें स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर इनकी कैसी होती है, हाँ इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स of group 15 elements. Hydrides of structure of hydrides of group 15 elements. Group 15 elements के हाइड्राइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फिर उसमें आपसे बॉन्ड एंगल पूछा जा सकता है। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हम हाइड्राइड्स की स्ट्रक्चर, तो जरा ध्यान देना। अगर किसी भी हाइड्राइड्स को देखें, उसमें एक एलिमेंट पे लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है, और आपको याद रखना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं और एक लोन पेयर है, तो टोटल 4 बॉन्ड है, और 4 बॉन्ड के बेस पर इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब क्योंकि एक लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से इनकी ज्योमेट्री होती है पिरामिडल। तो यानी कि अगर हम इनके बारे में लिखें तो कैसी ज्योमेट्री है कि इन दीज हाइड्राइड्स सेंट्रल एटम इज sp3 hybridized एंड दे हैव पिरामिडल ज्योमेट्री। बस ये लिखना, देखिए इन दीज हाइड्राइड्स, इन दीज हाइड्राइड्स, ध्यान रखना, इन दीज हाइड्राइड्स कॉमा सेंट्रल एटम इज sp3 hybrid. In these hydrides, central atom is sp3 hybrid. sp3 hybrid and they have pyramidal geometry. They have pyramidal shape, ऐसे भी लिख सकते हैं। इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो पिरामिडल, या आप ऐसे कह सकते हैं पिरामिडल शेप बना लीजिए स्ट्रक्चर। देखो याद हो आपको मैंने बताया था इस चैप्टर में 2 या 3 मार्क्स में आपको स्ट्रक्चर आनी है, तो स्ट्रक्चर टॉपिक अच्छा पढ़ना, जब भी कोई स्ट्रक्चर आएगी उसे अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। साथ में यहाँ लोन पेयर है, ये इसकी ज्योमेट्री कैसी, पिरामिड। एंगल कितना होता है, 107 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट EH3 बिल्कुल सेम है, पिरामिडल है सर, और एंगल होता है 93.6। EH3 EH3 एंगल होता है EH3 में 91.8 डिग्री। फिर इसके बाद SbH3, उसमें एंगल कितना होता है, सेम कंडीशन, यानी कि कम होता जाता है। बॉन्ड एंगल रेगुलर डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, इन दीज हाइड्राइड्स सेंट्रल एटम इज sp3 hybrid and they have pyramidal shape, इनकी पिरामिडल शेप है और कंडीशन है।
अब लास्ट हमें पढ़ना है बॉन्ड एंगल, बस इन हाइड्राइड्स का लास्ट करें। बॉन्ड एंगल का क्या ट्रेंड आता है, देखिए आपके सामने एग्जांपल है, इसमें बॉन्ड एंगल 107 है, इसमें बॉन्ड एंगल 93.6 है, इसमें 91.8 है, उसके बाद और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, यानी कि जैसे हम डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है। तो बॉन्ड एंगल अगर हमसे पूछा जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन हमें क्या देगा, बॉन्ड एंगल इन हाइड्राइड्स। अगर हाइड्राइड्स में बॉन्ड एंगल, तो जरा ध्यान देना, देखो होता क्या, अगर हम इस बॉन्ड एंगल की बात करें तो ध्यान देना जरा, जैसे हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने से क्या होता है, जो बॉन्ड पेयर्स होती हैं इनके बीच में रिपल्सन होता है, और उस रिपल्सन से बॉन्ड एंगल आता है। रिपल्सन की वजह से एंगल, रिपल्सन पे एंगल डिपेंड करता है। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये दूर होती जाती हैं, अब पास है, फिर ये थोड़ा और दूर हो जाएंगे, फिर और दूर हो जाएंगी। आपको बताएं जितनी ये दूर होंगी इनका रिपल्सन कम होता जाएगा, और इनका रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। तो बस हमें यही बताना है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो बॉन्ड पेयर्स दूर और दूर हो जाती हैं, और बॉन्ड पेयर्स जितनी ज्यादा दूर होंगी उतना बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसी चीज को हम यहाँ डिस्कस करें, लिखिए तो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, तो लिखिए as we move down the group, as we move down the group, comma, the size of central atom as we move down the group, comma, the size of central atom goes on increasing. As we move down the group, comma, the size of central atom goes on increasing, and its electronegativity goes on decreasing, and its electronegativity goes on decreasing. Full stop. As a result, comma, bond pairs of electrons bond pairs of electrons tend to lie away and away from the central atom, as we move from the central atom, as we move from N3 to Bi3,
BiS3। आगे देखिए, इन अदर वर्ड्स, comma, the force of repulsion between the bond pairs, the force of repulsion between the adjacent bond pairs is maximum in NH3 and minimum in BiS3. Consequently, comma, bond angle is maximum in NH3 and minimum in BiS3. ध्यान से सुन लीजिए भाई। As we move down the group, the size of central atom goes on increasing and its electronegativity goes on decreasing. As a result, bond pairs of electrons tend to lie away and away from the central atom as we move from NH3 to BiS3. In other words, the force of repulsion between the adjacent bond pairs is maximum in NH3 and minimum in BiS3. Consequently, the bond angle is maximum in NH3 and minimum in BiS3. अब इसे मॉलिक्यूल लिख लें और बॉन्ड एंगल लिख लें, मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड एंगल। NH3 कितना था भाई? 107.8, PH3 93.6, ASH3 91.8 और SPH3 91.3, BiS3 90। तो ये हमें पता होना चाहिए कब कहाँ कितना बॉन्ड है। तो ये थे भाई जो हमने कंडीशन पढ़ी। ये सारी कंडीशन किसकी थी? ये सारी कंडीशन थी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 50। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाइड्राइड्स वाला, मोस्टली स्कूल में पूछा जाता है, सभी को आना चाहिए। अब नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट है वही हाइड्राइड्स कंप्लीट हो गई। देखिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड कैरेक्टर पढ़ा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। नेक्स्ट है थर्ड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, थर्ड है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सर जो आपने ये डिक्रीज वाला लिखा है बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा और सर बार थोड़ा हो रहा क्या सर मैं कह रहा जो आपने डिक्रीज लिखा है बॉन्ड एंगल में शुरू में तक ज्यादा रहा और बाद में थोड़ा रहा, इसका भी रीजन है? अच्छा शुरू में ज्यादा चेंजिंग आ रही है, वो मैंने बताया ना ड्रैगो रूल से। अब वो ड्रैगो रूल कॉम्पिटिटिव का है, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसमें पी कैरेक्टर निकाल के देखते हैं कहाँ ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा कहाँ कम। तो वो आपसे नहीं पूछा जाता, बस नॉर्मल पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है ये जो हाइड्राइड्स आपने पढ़े हैं ये ध्यान से सुनिए, 7-8 कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसका इंटरनल कोई नहीं पूछता आपसे।
ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, देखिए एक बात बताइए, इन एलिमेंट की मेन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी थी? याद, एक -3 थी, +3 थी, +5 थी। वो बात अलग है कि नाइट्रोजन ने कुछ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दी थी, नाइट्रोजन ने कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दी थी इनके अलावा भी, लेकिन मेन ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 3 थी इसकी। कौन कौन सी? +3, +5 और -3। अब एक बात बताइए, अगर हम इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन इनसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जब ऑक्सीजन इनसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इन एलिमेंट पे क्या असर है? पॉजिटिव। तो यानी कि ये एलिमेंट अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, और पॉजिटिव दो हैं, 3 भी शो कर सकते हैं। अगर ये एलिमेंट 3 शो करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा E2O3, और अगर ये एलिमेंट 5 शो करेंगे तो क्या बनेगा? E2O5। तो यानी कि जब हम इन एलिमेंट्स की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो दे फॉर्म 2 टाइप्स ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ज्यादा बनाता है, वो आपको बता भी दिया था, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और p5 मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। तो नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये सिर्फ 2 ही ऑक्साइड बनाता है। तो हम नॉर्मली जो इसमें लिखते हैं, तो लिखिए लिखिए इसमें ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स react with oxygen to form reacts with oxygen to form two main oxides of molecular formula क्या मोलिकुलर फॉर्मूला? E2O3 and E2O5. For example, N2O3, E2O3, AS2O3, SbO2, Bi2O3। सेम कंडीशन है, N2O5, E2O5, AS2O5, Sb2O5, Bi2O5। अब हमें यहाँ कुछ प्रॉब्लम पड़ेगी। तो मेन ऑक्साइड तो इन ऑक्साइड में हाँ, एक चीज और ध्यान देना, सुन लीजिए, ये जो तीनों ऑक्साइड्स हैं ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, एग्जिस्ट इन डाइमर। हाँ, ये एग्जिस्ट इन डाइमर, ये डाइमर बनाते हैं। तो ये नहीं मिलते, बल्कि इनके जगह क्या मिलते हैं? P4O6, S4O6, Sb4O6। ये ऐसे ना मिलकर ये डाइमर बनाते हैं, ये ध्यान रखना, ये तीनों डाइमर बनाते हैं। बाकी सब कंडीशन आपके सामने। हाँ, अब कंडीशन करें इसमें, यहाँ ये टेट्रामर बनाते हैं, या यहाँ भी ये कह सकते हैं, यहाँ भी ये एग्जिस्ट इन डाइमर।
ये भी डाइमर में मिलते हैं। डाइमर कैसे? P4O10 AS4O10 Sb4O10। ध्यान देना। तो यानी कि ये क्या करते हैं, तो हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि ट्राई ऑक्साइड ऐसे हैं और पेंटा ऑक्साइड, इनको कहते हैं ट्राई ऑक्साइड। ऊपर लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। ये कहलाते हैं ट्राई ऑक्साइड और ये है पेंटा ऑक्साइड। ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड, इसमें याद रखना ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, यानी कि ये बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि Bi+5 अनस्टेबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। हाँ भाई, बिकॉज ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? बिकॉज Bi+5 is unstable due to inert pair effect. इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये अनस्टेबल है। ये आपको Bi+5 इज अनस्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हमें सबसे पहले ट्राई ऑक्साइड की स्टडी करनी है। हाँ लिखिए, एसिडिक लिख लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राई ऑक्साइड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राई ऑक्साइड्स। देखो एक बात सुनना, जब भी कभी आप पी ब्लॉक पढ़ो, हाँ, जब भी कभी आप पी ब्लॉक पढ़ो तो एसिडिक स्ट्रेंथ में लुईस कॉन्सेप्ट लगाया। और लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और हमें पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो एसिडिक कैरेक्टर घटता है। तो बस हमें ये याद रखना है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, देखिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप acidic strength decrease, acidic strength decrease due to decrease in electronegativity। वो तो क्या ऑर्डर होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा N2O3, उससे कम P4O6। आपको बताया नहीं, क्योंकि इस फॉर्म में ना मिलकर ये डाइमर की फॉर्म में मिलते हैं, दो यूनिट होते हैं। उससे भी AS4O6, Sb4O6, फिर Bi2O3, Bi2O3। याद रखना Bi2O3 बेसिक है, ये बेसिक ऑक्साइड भी है। तो इसको मतलब एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप घट रहा है, बाकी सब एसिड है, वो बेस है, वो बेस है लास्ट वाला, बाकी सब एसिड है, ये ध्यान रखना। हाँ रीजन इतना, डाइमर का मतलब होता है कार्तिक 2 यूनिट का मिलकर एक बन जाना। हाँ रेडी मित्र। सर ये एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज की हुई। देखो जब भी कभी हम पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो पी ब्लॉक में हम लुईस एसिड पढ़ते हैं, और ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप लुईस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, यानी कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, जिससे एसिडिक कैरेक्टर घटता है। ये हमें याद है। ओके सर, ये ध्यान रखो। चलिए वही नोट कर चुके। तो बेसिक नेचर डिक्रीज होती है। अगर हम एक एसिडिक नेचर ये होगी, किसकी होगी? ट्राई ऑक्साइड की। लास्ट लाइन होगी
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड की, तो पेंटाऑक्साइड का भी सेम तो है, N2O5 स्ट्रॉन्ग है, फिर P4O10 उससे वीक, AS4O10 उससे वीक है, SP4O10 उससे वीक, और ये बनता ही नहीं, ये भी नोट कर प्लस। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप हमेशा घटेगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इस वजह से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है भाई, चलिए।